है जिन शब्दों में परिवर्तन नहीं होता। मतलब नहीं, वे यानी जिसमें कोई विकार नहीं आता, उसे हम अविकारी भी कहते हैं और इसे विकारी भी कहते हैं। नॉट भिखारी, हाँ, विकारी। विकारी सव्यय, अविकारी अव्यय। तो कंफ्यूज नहीं होना है। जिन शब्दों में बदलाव होता है, परिवर्तन होता है, वो सव्यय होता है। उसके 4 प्रकार आपको पता है: संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। और जिन शब्दों में परिवर्तन नहीं होता वो, तो अव्यय के 4 प्रकार हमने पढ़ा होगा, आप लोग सुनिएगा अगर आपको याद आता है। तो सबसे पहला क्या होता है? क्रिया विशेषण अव्यय। अच्छा, मेरी आवाज बहुत कट रही है कुछ कुछ लोगों को। मेरी आवाज में प्रॉब्लम मुझे लगता है। नहीं सर, आपका वॉइस ऑडिबल है। जिसको इश्यूज क्रिएट हो रहा है, काइंडली गो बैक एंड कम अगेन फॉर लेक्चर। अच्छा, ऐसा है। हाँ, थैंक यू सर, आप बताएंगे तो अच्छा है, क्योंकि मैसेज आ रहा है ना बच्चों का कि आवाज नहीं है, तो मुझे लगा। तो ठीक है दोस्तों, सुनिए और समझिए। बहुत सरल तरीका मैं बताऊंगा, मैं पूरा नहीं पढ़ाऊंगा, थोड़ा थोड़ा हम उस पर डिस्कस करेंगे, क्योंकि आपको उसकी जानकारी है। तो मैं उसकी डीप चीज को बताऊंगा, जिससे हमें गलती पकड़ने में और गलतियां न करने में सुविधा हो। तो सबसे पहले अव्यय हम पढ़ेंगे, जिसको कहते हैं अविकारी, जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। इस शब्द को अव्यय कहते हैं, जो हर हाल में एक जैसा बना रहे। जैसे उदाहरण देखते हैं, जैसे एक शब्द है धीरे धीरे। अब ये धीरे धीरे शब्द कभी बदलता नहीं है, उसे हम किसी भी वाक्य में प्रयोग करें। जैसे बैलगाड़ी धीरे धीरे चलती है, रमेश धीरे धीरे चलता है, राधा धीरे धीरे चलती है, अपना पिताजी धीरे धीरे चलते हैं। ये धीरे धीरे हम कहीं भी प्रयोग करें, उसे धारा धारा, धुरु धुरु, धुरु धुरु, धारा धारा, धुरु धुरु नहीं बना सकते, क्योंकि वो अव्यय शब्द है, उसमें बदलाव नहीं हो सकता। अव्यय के 4 प्रकार होते हैं। सबसे सभी को पता है, जिसे कहते हैं हम क्रिया विशेषण अव्यय। अब मैंने हमेशा कहा है दोस्तों, हिंदी मतलब माथे की बिंदी, वेरी सिंपल। उनसे शब्दों में ही उत्तर होता है। जैसे क्रिया विशेषण अव्यय मतलब क्रिया की विशेषता बताने वाला अव्यय, उसे कहते हैं क्रिया विशेषण अव्यय। बहुत सिंपल है। जैसे मैंने एक उदाहरण दिया था कि गाड़ी धीरे चलती चलती है। क्या चलती है? गाड़ी। पर कैसे चलती है? धीरे धीरे। गाड़ी चलती है, एक्शन हो रहा है, क्रिया हो रही है, पर उसकी विशेषता कौन बता रहा है कि कैसे चलती है? धीरे धीरे चलती है। तो वो धीरे धीरे क्रिया की विशेषता बता रहा है, इसीलिए वो क्रिया विशेषण अव्यय होगा। एकदम सिंपल है, हम बहुत बार कर रहे हैं। तो क्रिया की विशेषता बताने वाला शब्द ही क्रिया विशेषण अव्यय होता है। एकदम सिंपल हो, समझ में आ रहा है? आसान है, थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा आपको। एकदम सिंपल। अब उसके भी 4 प्रकार हैं, लेकिन आपको एग्जाम में उसके चारों प्रकार नहीं लिखना, आपको क्रिया विशेषण अव्यय ही लिखना है। मैं आपको सिंपल तरीका बताता हूँ। क्रिया विशेषण अव्यय को पहचानने के 4 तरीके हैं। क्रिया कब हुई? कब हुई मतलब जिस से टाइम का पता चले, अभी, कल, आज, दोपहर में, शाम को, वक्त पता चल रहा है कब हुई, तो क्रिया विशेषण। प्लेस का पता चले, स्थान का पता चले, जैसे यहाँ, ऊपर, आगे, पीछे, न दाएं बाएं, तो जो प्लेस बताए वो भी क्रिया विशेषण। और तीसरा होता है रीति, जिसे हम कहते हैं मैनर, कैसे, कहाँ हुई, से कुछ म्यूट हो जाता है क्या सिस्टम? ऐसा भी है, पता नहीं। हाँ
कहाँ, कैसे, कितना, ये चारों चीज उसमें होती है। क्रिया में यही चार प्रकार के शब्द आए हैं, ये ध्यान में रखना, एकदम सिंपल है। तो क्रिया विशेषण अव्यय को पहचानना बहुत आसान है। वाक्य प्रयोग करने में थोड़ी सी गलती हम कर सकते हैं अगर हमारा प्रैक्टिस या अभ्यास नहीं है तो, लेकिन पहचानना बहुत आसान है। अगर हम थोड़ी सी उसमें प्रैक्टिस करें तो हम आसानी से उसे पहचान सकते हैं। ये हम लोग, ठीक है। तो चलो हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब क्रिया विशेषण को हम समझ रहे हैं। क्रिया विशेषण अव्यय कब, कहाँ, कैसे, कितना, चार प्रकार से। अब आगे बढ़ते हैं। उसके बाद दूसरा अव्यय आता है हमारा संबंध सूचक अव्यय। तीसरा भी हमें पता है समुच्चय बोधक अव्यय, और चौथा है वो विस्मय आदि बोधक अव्यय। वो सबसे आसान होता है। तो क्रिया विशेषण हम सबको समझ में आ गया होगा, मुझे लगता है आपने पढ़ा भी था और मैंने उसको तरीका बताया है, तो अब मुझे नहीं लगता कि आप ये भूलेंगे जल्दी। क्रिया विशेषण बहुत सरल है, क्रिया की विशेषता बताता है और कब, कहाँ, कैसे, कितना, और मैंने बता दिया कि हर एक एक्शन में ये चार चीज होता ही है, टाइम, प्लेस, मैनर, क्वांटिटी। ठीक है, सबको समझ में आया क्रिया विशेषण डाउट होगा तो आप लोग मैसेज कीजिएगा। हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। दूसरा संबंध सूचक। कुछ बच्चे बोलते हैं सर संबंध सूचक और क्रिया विशेषण तो एक जैसा ही होता है, उसमें भी सामने शब्द आता है, उसमें भी नीचे शब्द आता है, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे घर के सामने मंदिर है, तो सामने शब्द इसमें भी है, लेकिन रमेश सामने बैठा हुआ है। ये दोनों अव्यय में थोड़ा थोड़ा फर्क है। घर के सामने मंदिर है और रमेश सामने बैठा हुआ है, इस दोनों में सामने, पर एक सामने क्रिया विशेषण है और एक सामने संबंध सूचक है। वो कैसे हम पहचानेंगे? बहुत आसान है। मतलब क्या होता है कि वो अव्यय आगे जो शब्द, उस अव्यय के बाद जो शब्द हैं, संज्ञा या सर्वनाम का संबंध क्रिया से जोड़ने में मदद करता है। जैसे घर के सामने मंदिर है, तो घर और मंदिर है, इसके बीच में के सामने जोड़ता है। अगर हम के सामने हटा दें या सामने ही हटा दें तो भी हमारा वाक्य गलत हो जाएगा कि घर के मंदिर है। समझ में आ रहा है? लेकिन अजय सामने बैठा हुआ है, इसमें सामने हटा दें, अजय बैठा हुआ है, तो भी वाक्य सही है। बहुत सिंपल तरीके में आपको बताऊंगा। सबसे पहला फॉर्मूले के हिसाब से चलते हैं। संबंध सूचक अव्यय की सबसे बड़ी विशेषता है कि उस अव्यय से पहले विभक्ति प्रत्यय आता है। और प्रत्यय क्या होता है? का, की, के, रा, री, रे, ना, नी, ने, से। आपने सुना ही होगा। अव्यय के पहले जब का, की, के, रा, री, रे, ना, नी, ने, से ये विभक्ति प्रत्यय आएगा, तब वो संबंध सूचक अव्यय कहलाएगा। और अगर वो नहीं है, सिर्फ है रमेश सामने बैठा हुआ है, तो सामने के पहले कोई विभक्ति नहीं है, तो वो क्रिया विशेषण होगा। लेकिन घर के सामने मंदिर है, अब सामने के पहले के विद्यालय है, वाक्य गलत होता है। ये एक नॉर्मल तरीका मैं बता रहा हूँ, जैसे कभी कभार होता है ना कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं। और अगर वाक्य सही है, जैसे सामने रमेश बैठा हुआ है या रमेश सामने बैठा हुआ है, सामने हटा देंगे तो भी वाक्य सही होगा, रमेश बैठा हुआ है। तो याद रखना, दोनों एक जैसा नहीं हो सकता। संबंध सूचक अव्यय के पहले का, की, के, रारी, रे, नानी, ने, से आता ही है, और क्रिया विशेषण में ऐसा विभक्ति प्रत्यय नहीं आता, इसीलिए दोनों अलग अलग है।
तो संबंध की सूचना देता है, और एक है क्रिया की विशेषता बताता है। तीसरा चलते हैं हम लोग, जो सबसे सरल है, सबसे आसान है, लेकिन मैं बोधक, समुच्चय बोधक मतलब हम सभी जानते हैं कंजंक्शन दो शब्दों को या दो वाक्यों को जोड़ता है, ये तो हम सभी को पता है। मतलब क्या करना है, मेरी आवाज आ रही है अभी कि बटन तो नहीं जब दब जाता है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो ठीक है हम आगे बढ़ते हैं। मेरे दोस्तों कुछ भी होगा तो मुझे बताइए, मैसेज कीजिएगा, ठीक है। अब हम सभी जानते हैं जो तीसरा प्रकार है समुच्चय बोधक, पर उसमें गलती क्या होती है वो ध्यान दो। जैसे बहुत सारे, और आपको पता है समुच्चय बोधक पहचानने से ज्यादा वाक्य प्रयोग आते हैं, जैसे बहुत बार बच्चे कुछ भी वाक्य प्रयोग कर देते हैं, तो इसमें सबसे ज्यादा टफ वाक्य प्रयोग होता है, जैसे फर्स्ट की, जैसे पर, जैसे किंतु, परंतु, लेकिन, फिर भी। मैं आपको दो वाक्य दूंगा, इसका वाक्य प्रयोग करो और भेज सकते हो आप लिख के, ठीक है। सबसे पहला वाक्य दूंगा क्योंकि, इसका वाक्य प्रयोग लिखो, और दूसरा बल्कि। सबको लगता है बहुत आसान है सर, ये समुच्चय बोधक तो हम ऐसे ही बना देंगे, तो मुझे क्योंकि और बल्कि का वाक्य प्रयोग करके दिखाओ जल्दी। और आपको टाइपिंग करना है, टाइपिंग कर दो, मैं देख लूंगा किसका उत्तर सही है। क्योंकि को शुरू में नहीं लगाना है, बीच। ये सही है। जुब टिक करके एक्सक्लेमेशन मार्क आता है, ये देखना इंपॉर्टेंट है, और मन के भाव होने चाहिए। हाँ, रिकॉर्डिंग नहीं हो रही है तो वो उसको हम सर रिकॉर्डिंग हो रही है सर। तो अभी मेरी आवाज आ रही है बराबर? यस सर, ऑडिबल हो सर। मुझे सुन रहे हो? हाँ ये बराबर है। वो मुझे लगता है वो थोड़ा एयरफोन डाउन हो गया, मैंने चेंज किया। अच्छा जवाब लिखा है। वो दवा भूख को मिटाती है और सिरदर्द भी ठीक करती है। तन्मय ने बहुत सही लिखा है। वो दवा भूख को मिटाती है और सिरदर्द भी ठीक करती है। एकदम सही है, 100% सही है। मतलब काल परिवर्तन हमें आता है, तो क्या सभी का उत्तर ऐसा ही है और सभी ने ऐसा ही लिखा है कि कुछ भी? क्योंकि इनका उत्तर एकदम सही है, एकदम परफेक्ट। तो काल परिवर्तन भी हमें अच्छे तरीके से आ रहा है। क्या बात है, कोई टेंशन नहीं है। चलो अभी तुम लोग कारक लिखो। क्या आप लोगों को कारक पढ़ाया गया है? प्लीज बोलिए, क्या हमने कारक पढ़ा है आप सभी ने? कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, हम सभी को आता है।
ये परीक्षा में है 8वीं में आप लोगों को। यस, तो ठीक है, कारक का 2 प्रश्न लिखिए, मैं टाइप करता हूं, आप इसका उत्तर दोनों लिखिए। ठीक है, मैं वाक्य भेज रहा हूं, इस कारक को पहचान कर भेजो मुझे। एक मैंने भेज दिया है, दूसरा भेज रहा हूं। ये 2 प्रश्न मैंने दिया है, मैं बस से उतर कर घर गया और मैं बस से घर गया। इन दोनों में जो कारक है उसको पहचान कर लिखिए। एक और मैं और भेज रहा हूं। करण कारक से कौन सा पहला करण कारक कौन सा है? मैं बस से उतरकर घर गया, इसमें से कौन सा कारक है? हाँ, से कारक है। करण कारक से कौन सा कारक है? करण कारक कौन सा शब्द है? मैं बस से उतरकर घर गया कि मैं बस से घर गया? दोनों में से कौन सा करण है? ने को कारक है, सही है। चलो उत्तर बताओ, उत्तर। पहले में से कौन सा कारक है, दूसरे में से कौन सा कारक है, तीसरे में ने और को कौन सा कारक है? फटाफट, जल्दी जल्दी इसका उत्तर चाहिए मुझे लिखकर। कर्ता कारक उतर कर, ने करता, हाँ ने करता है, एकदम सही है। फर्स्ट अपादान है, ने करता है, सही है। जिसने लिखा है ना फर्स्ट अपादान है, एकदम सही है। से जो पहला प्रश्न है वो अपादान कारक है, एकदम सही जवाब है, एकदम सही। ने कर्ता कारक है, सही है। को क्या है? को, अजय को, कौन बताएगा को क्या है? को का उत्तर भेजिए। को, फास्ट मेरे दोस्तों। को कर्म है, क्या बात है। और क्या लगता है, किसको किसको कर्म लगता है? तन्मय कर्म, आशीष गुप्ता कर्म, कर्म, क्या बात है, कर्म ठीक है। और बताओ, सेकंड वाला तो कर्म कारक है, तीसरा क्या है? तीसरा कर्म है, क्या बात है। और मैं तुम्हें बताऊं, आप सभी ने अच्छा बताया, पर तीसरा प्रश्न, रमेश ने अजय को किताब दी, तो वो किताब देने वाला भाव जो को आता है वो कर्म नहीं होगा, वो दूसरा है, कर्म है। कैसे? रमेश ने अजय को पढ़ाया, तो ये कर्म होगा।
रमेश ने अजय को, क्योंकि कर्ता ने कर्म को कारण से के द्वारा संप्रदान के लिए को। संप्रदान में दो विभक्तियां होती हैं, एक होता है के लिए, दूसरा होता है को। तो जब हम किसी को वस्तु देते हैं या किसी के लिए वस्तु देने का भाव रखते हैं, कुछ देने का भाव जब आता है तो वो कर्म नहीं होगा। समझ में आ रहा है? वो संप्रदान होगा। संप्रदान, बहुत सही, हाँ, संप्रदान एकदम सही। तो याद रखना है आपको, आप भूलिएगा नहीं, को यहाँ पर संप्रदान कारक है। अगर मैं लिखता कि रमेश ने अजय को पढ़ाया, पढ़ाया तो कर्म हो जाता, पर अजय को किताब दी तो ये कुछ दिया, तो ये संप्रदान, सम यानी कुछ, प्रदान यानी प्रदान करना। तो याद रखना, तो ये संप्रदान कारक के अंतर्गत आता है, कुछ जब प्रदान किया जाता है। समझ में आया? आप सभी को समझ में आया? ये संप्रदान कारक होता है, आप सभी समझ गए? तो एकदम सिंपल है, ने जो है, हाँ एकदम सही। हम दो जगह कंफ्यूज होते हैं, एक से और एक को। एक को कर्म होता है, समझ में आया, और एक को संप्रदान होता है। एक से कारण होता है, जैसे चाकू से भाजी काटी गई, तो भाजी जिससे कटी, जिस कारण कटी, वो करण कारक। लेकिन जिससे काम हुआ, ध्यान दो ना, करण कारक। लेकिन हम दूर अगर गए, जैसे मैंने लिखा था कि बस से उतरकर घर गया, तो मैं जब बस से दूर गया तो वो अपादान में आता है। जैसे पेड़ से पत्ता टूटा, अपादान। छत से बच्चा कूदा, अपादान। तो बहुत आसान हो गया। दो गलतियां जब हम जहां करते हैं, एक अपादान में करते हैं, हाँ, एक करण में करते हैं, एक कर्म में, और एक हम करते हैं संप्रदान में। तो ये कंफ्यूजन वाला था, इसलिए मैंने इसे पूछा। आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है, ध्यान देना आप सभी। जो गलतियां होती है, इसीलिए मैंने उसको बताया आप लोगों को, कि हम सबसे ज्यादा गलतियां वही करते हैं। और आप लोगों ने सही बताया, लेकिन ज्यादातर लोग गलत हुए। तो याद रखना, फॉर्मूला क्या है? कर्ता मतलब ने। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा। करण में दो चीजें हैं, से और के द्वारा। जैसे तलवार के द्वारा गर्दन काटी गई, तो ये भी करण है। कर्ता ने कर्म को कारण से के द्वारा, संप्रदान के लिए को। के लिए मतलब जैसे रमेश के लिए किताब लाई गई, संप्रदान। और को भी है, जैसे रमेश को पुस्तक दी गई, तो ये भी संप्रदान होगा। तो कर्ता ने कर्म को कारण से के द्वारा, संप्रदान के लिए को। अपादान से, दूर जा रहा है, अपादान से। तो जो टफ चीज है यहीं पर है। तो ये समझ में आया आपको सभी को? कोई प्रॉब्लम? आसान हो गया? तो और भी बहुत सी चीजें हैं, मैं आपको कुछ प्रश्न भेज दूंगा, वो आप लिखकर मुझे भेजिएगा। कहानी लेखन का ऐसा है, आप लोगों को मैं प्रश्न भेजूंगा, वो कहानी आपको लिखकर भेजनी है, तो ज्यादा गलतियां मिलेंगी। जैसे शब्दों के आधार पे कहानी है, मैं आपको 4 शब्द दूं अभी, उस शब्दों के आधार पे आप कहानी लिखकर मुझे भेजिए, ठीक है? तब मैं आपकी गलतियां निकालूंगा, तब आप में सुधार होगा। शब्दों के आधार की कहानी का मैं 4 शब्द दे रहा हूं, वो आप लिखेंगे, ठीक है? मैंने 4 शब्द भेजे हैं। अब इन 4 शब्दों के आधार पे आपको एक कहानी लिखनी है, जिसमें एक शीर्षक देना है, जिसमें आपको एक सीख मिलनी चाहिए।
इसका विशेष ध्यान रखना है। ये 4 शब्दों के आधार पे कहानी आप लिखोगे तो ज्यादा अच्छा होगा। सभी को लिखना है, सर को भेजना है, वो मुझे भेजेंगे और मैं आपको सब बताऊंगा कि हमने गलतियां कहाँ की है। क्योंकि हमें 3 प्रकार की कहानियां आती हैं। आपने हमेशा वो आउटलाइन वाला, रूपरेखा वाली कहानी लिखी है, बहुत सिंपल है। कहावत वाली कहानी में तुम्हें सुनाऊंगा अगले लेक्चर में, पर इस लेक्चर में मैं इतना बताऊंगा कि मैंने 4 शब्द दिया है। अब इन 4 शब्दों को जोड़कर आपको कहानी लिखनी है और शर्त ये है, ये 4 शब्द उस कहानी में आने चाहिए। छोटा बच्चा, पापड़, अलमारी, गिलहरी, ये 4 शब्द मिलाकर आपको एक कहानी लिखनी है, मुझे भेजना है, तब हमारी प्रैक्टिस पूरी होगी। कारक आपको आता है, काल परिवर्तन आता है, अब जो मैंने समझाया वो भी आपको पहले से ही आता था, मैंने तो फिर भी थोड़ा रिवीजन लिया। आप अच्छे बच्चे हो, मुझे पता है। तो मेरे दोस्तों, हमारा टाइम भी हो रहा है, अगले लेक्चर में हम मिलेंगे, क्योंकि अगला लेक्चर आपका भी होगा और मेरा भी है। मैं सर को भेजूंगा और ये कहानी लिखने के बाद आप सर को भेजिए, तो मुझे भेज देंगे।